मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब मौजूद हैं। आप डीजी हैं इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में बहुत सारी कोशिशें की गई हैं, कहीं कामयाबी मिली भी है और कहीं नहीं भी मिली है। आपके ख्याल में कैसे अमन कायम हो सकता है सर? देखें, ये तस्वुर गलत है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं है। बाई एंड लार्ज पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे बदअमनी है। तो जैसे आपको बलूचिस्तान के कुछ इलाके वहाँ पे नज़र आएगा, या आपको ये खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरियाज़ में नज़र आएगा, और वो भी रीसेंट फिनोमेना है। हमने एक दफ़ा सक्सेसफुली टेररिज्म को ख़त्म करके, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने एक दफ़ा टेररिज्म को ख़त्म करके अपनी रिट कायम की, और आप आज भी पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी किसी टेररिस्ट ग्रुप के कब्ज़े में नहीं है। लेकिन वो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं यहाँ पे बदअमनी क्रिएट करते हैं। तो उस जगह अमन करने की ज़रूरत है। अमन जो है वो एक नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। आप हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो इसको इस तरह बयान करते हैं कि अमन का मतलब है कि एक हेल्दी जिस्म, और बदअमनी का मतलब ये है कि जब उस जिस्म को कोई बीमारी लाहक हो जाए। आप देखें कि अभी रिसेंटली मई के महीने में पाकिस्तान एक स्मूथ पुरअमन मुल्क के तौर पे चल रहा था। पाकिस्तान के दुश्मन ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, 2-3 दिन के लिए पाकिस्तान का समाज उसी तरह पुरअमन रहा। ना कोई हिस्टेरिया, ना कोई रिएक्शनरी माइंडसेट, ना कोई जंगी फ़ज़ा, ना कुछ और। लेकिन पूरी कौम ने मुत्तहद होकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया। अब वो एक स्ट्रेंथ हमने हासिल किया। उसके मुकाबले में जब आप देखें इंडिया में क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह वहाँ एक जंगी जुनून क्रिएट किया गया, और उस जंगी जुनून ने सबसे ज़्यादा उन्हीं के समाज को नुकसान पहुँचाया। तो हमें अपने माशरे के अंदर अमन कायम करने की ज़रूरत है। अमन की कौन कौन सी सूरतें हमें चाहिए? हमें अमन चाहिए, हर शख्स को अमन चाहिए सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ, उसको अमन चाहिए अपनी फैमिली के साथ, उसको अमन चाहिए अपने घर में, अपने महल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में। ये एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। कोई दुनिया की तहजीब तरक्की कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, ना ही कोई अचीवमेंट कर सकती है जब तक कि अमन कायम ना हो। और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में सिर्फ 1 महीना, यानी अगर आप दिन काउंट करें तो सिर्फ 1 महीने की जंगें हैं, और वो भी यानी बाज़ औक़ात अमन कायम करने के लिए जंग करनी पड़ती है। पाकिस्तान की रियासत अमन की खातिर ही ख़वारिज के साथ लड़ रही है, और अमन की खातिर ही फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन अमन कमज़ोरी से नहीं आता, सही, अमन ताकत से आता। अच्छा, इसमें 2 तस्वुर हैं डॉक्टर साहब। हमने अमन कायम करने की ही नीयत से 2 फार्मूले माजी में इस्तेमाल किए। एक तो ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस ख्वारिज के लिए, दहशतगर्दों के लिए, और दूसरा यह है कि उनको कौमी धारे में शामिल करने के लिए उनसे मुज़ाकरात करना, और हमने किया भी ऐसा माजी में। आपके ख्याल में कौन सा तरीका सही है? देखिए, जो टेररिस्ट ग्रुप है ना, उनमें 2 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गुमराह हैं, जिनको राह रास्त पे लाया जा सकता है, उनके लिए रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अप्रोप्राइट है। लेकिन बहुत सारे वो हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन ज़ीरो टॉलरेंस है, और उसमें किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। वो बर्दाश्त कमज़ोरी समझी जाएगी, और वो कमज़ोरी जो है वो रियासत को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि वो लोग जो दहशतगर्दों के बयानिए से मुतासर होकर उनके साथ शामिल हो जाते हैं, या दहशतगर्द उनको ब्लैकमेल करते हैं। मसलन अभी जो एक रीसेंट फिनोमेना आया है जिसमें ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके पीछे ब्लैकमेलिंग है। उन बच्चियों को किसी तरह से उनकी वीकनेसेस हासिल करके उनको ब्लैकमेल करके उसको इंगेज किया जाता है, तो विलिंगली नहीं वो आती। तो इस किस्म की चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। और दूसरा, ओवरऑल प्रोएक्टिव होते हुए हमें कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन एरियाज़ में यूथ को इंगेज करने की ज़रूरत है। न सिर्फ ये कि उनको वहाँ इंगेज करने की ज़रूरत है बस, बल्कि उनकी मोबिलिटी की भी ज़रूरत है। ये अच्छी बात हुई पाकिस्तान में कि हमने हर इलाके में, हर शहर में यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी अदारे बना दी। लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ कि वो बच्चे वहीं के होके महदूद हो गए, वो एक्सक्लूसिव हो गए। हमें उन्हें इंक्लूसिव करने की ज़रूरत है। दूसरा, देखिए,
हर माशरे के अंदर ग्रीवियंसेस होती हैं, सही, हर माशरे के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं। मेरी आपसे ग्रीवियंस है, उसकी उससे ग्रीवियंस है, ये उसका ये मतलब नहीं होता कि हम उठ के खड़े होकर रियासत या उस माशरे के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद करना शुरू कर दें। तो हमें इन तमाम चीज़ों में मिल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमारी लीडर्स को, जो सोशल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सारी लीडरशिप को मैं उसमें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब तक की सूरत हाल ये है कि हमारे लीडरशिप, मैं यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं कर रहा, हम सब लीडर हैं, हम टीचर्स सबसे ज़्यादा मैं रिस्पॉन्सिबल उनको टीचर्स, हमने अपने फ़राइज़ सरअंजाम सही तौर पर नहीं दिए। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये जो आपने अभी नौजवानों की बात की है, हम देखते हैं कि कोई ग्रुप उठता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है, ख़ासतौर पर पिछले 25-30 साल में हमने देखा, और वो जिहाद का नारा लगाता है और वो नौजवानों को बुलाता है, आओ जिहाद करने के तुम पे फ़र्ज़ हो गया है। जिहाद के बारे में हम ये जानते हैं कि बुनियादी तस्वुर ये है कि जिहाद की कॉल तो स्टेट दे सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं दे सकता, कोई ग्रुप, कोई गिरोह नहीं दे सकता। तो इस तस्वुर को आम करने की कैसे ज़रूरत है, क्योंकि ये जिहाद का बहुत मिसयूज़ किया गया है। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से पाकिस्तान की जितनी रिलीजियस लीडरशिप है, उन्होंने पैगाम पाकिस्तान के नाम से कौमी बयानिया तैयार किया और उन्होंने सबसे पहले इसी पॉइंट को किया। सबसे पहली अहम बात जिसको हमें रियलाइज़ करने की, पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। ठीक है, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ होंगी, वीकनेसेस होंगी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। दुनिया में कोई रियासत ऐसी नहीं है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान से ज़्यादा इस्लामी हो। और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे 98% लॉज जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जहाद के जो असूल व ज़वाबित हमारे फ़िक़्ह की किताबों में लिखे हुए हैं, जहाद जो है वो हाकिम वक्त की तरफ से अनाउंस किया जाता है, वही उसको लीड करते हैं और वही उसकी क़यादत करते हैं। तो जहाद वो है जो हमने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ किया। ये जो इस तरह का जहाद के नारे लगा के, ये शरपसंदी है, ये बगावत है और फसाद फिल अर्ज़ है, और इस फसाद फिल अर्ज़ को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे फिर कहना चाहता हूँ कि हमें टीचर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशल लीडर्स, ये सब इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमने लोगों को गुमराह किया, हमने ऐसे बयानिए बनाए जिसके ज़रिए लोगों को इमोशनलाइज किया, उनको रिएक्टिव बनाया। हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए, हमारी लीडरशिप को, टीचर्स को, उलमा को, मुंतखब नुमाइंदों को, कि हमने ख़ुद ये जो जहर नफ़रत अंगेज़ी का है, ये हमने ख़ुद बोया। एक और चीज़ जो बड़ी ख़तरनाक हमारे मुल्क के अंदर हुई, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, हमने दीन की समझ बूझ को सेक्ट्स के हवाले कर दिया। हम सेक्ट के हवाले से दीन को समझते हैं। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि सेक्ट दीन के अंदर है, दीन सेक्ट के अंदर नहीं। बिल्कुल सही है सर, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार तबकात हैं, यानी टीचर्स हैं, सियासतदान हैं, ज़िम्मेदार जगह पर बैठा हुआ शख्स है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो बयानियाँ ठीक बनाए और वो जो गलत तस्वुरात हैं उसको दुरुस्त करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मैं एक मैसेज में देना चाहता हूँ, हमें दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से नहीं, हम सबको ये रियलाइज़ करना था कि उजाड़ मौसम में रेत धरती पे फसल बोई थी चांदनी की, अब उसमें उगने लगे अंधेरे, तो कैसा जी में मलाल रखना। तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, तो हमें अपने घर का ख्याल रखना।